नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने कक्षा 6 विषय विज्ञान का छठा लेसन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे थे। उसका जो एक भाग है वो अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं, दूसरा भाग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले भाग में अपने क्या सीखा कि किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, उत्क्रमित क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अपने पहले भाग में सीखा कि जिन परिवर्तनों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है जिन पदार्थों को, तो वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। जिन परिवर्तनों में एक नया पदार्थ बन जाता है और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इससे आगे का जो भाग है वो अपने इस वीडियो में करेंगे। तो दूसरा जो है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। पहले तो जो पॉइंट था वो तो क्या था कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं, या परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। अपने पहले जो तरीके देखे वो देखे, इसके अलावा वो कहते हैं कि अन्य तरीके भी हो सकते हैं, उनके बारे में अपने जानेंगे। ये सारे क्या हैं, औजार हैं, खेतों में काम करने वाले, मिट्टी को खोदने वाले, ये सारे औजार हैं। इनमें क्या होता है कि लोहे के जो औजार हैं इनमें एक वल्य होती है। ये देखो सभी में एक लोहे के औजारों की एक गोल गोल वल्य होती है, और उनमें क्या होता है, ये देखो ये यहाँ भी बल्ले है, इधर भी बल्ले है, और उनमें लकड़ी का कोई भी हत्था उसके अंदर फंसाया जाता है। तो यदि लोहे का जितना औजार है और लकड़ी का जितना हत्था उसमें फंसाना है, दोनों का आकार बराबर रहेगा, तो फिर अपने इन औजारों की सहायता से काम नहीं कर सकेंगे। तो फिर वो बार बार निकलते रहेंगे, तो अपने को काम करने में दिक्कत होगी, आसानी नहीं होगी। लेकिन यदि लोहे का जो वल्य है वो तो क्या हो, छोटी हो, और लकड़ी का हत्था क्या हो, थोड़ा बड़ा हो, तो वो उसके अंदर इतना सही सेट आ जाता है कि बाद में अपने उसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने वो काम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटी लोहे का हो और लकड़ी का हत्था बड़ा हो। ऐसा ऐसे हो सकता है कि अपने लोहे की जो औजार है इनको क्या कर ले, गरम कर लेते हैं, और फिर लकड़ी के हत्थे को उसमें फंसा देते हैं, और फंसाने के बाद क्या कर देते हैं, उसको ठंडा होने के लिए पानी के अंदर छोड़ देते हैं। लकड़ी फूल जाती है, लोहा ठंडा हो जाता है, और एक दूसरे पर उनकी पकड़ इतनी जम जाती है कि फिर वो जल्दी से बाहर नहीं निकलते। आपने देखा होगा कि इनको कईयों को जब ढीले हो जाते हैं, ये निकलने लगते हैं, तो इसको पानी के अंदर रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? क्योंकि लकड़ी फूल कर बड़ी हो जाए और उसके अंदर सेट हो जाए, और लोहे को गर्म करके और लकड़ी को उसके अंदर फंसा के फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार उसको उसके अंदर फंसाया जा सकता है, और जिससे वो उसके अंदर फंस जाता है, और फिर अपने को काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। यही सेम जो प्रयोग अपने इसमें कर रहे थे गर्म करने का, वही उसमें किया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। यदि वही बात बराबर आकार का बनाएंगे तो वो सेट नहीं होता, बार बार निकलता रहता है। थोड़ा छोटा बड़ा आकार का बनाया जाता है ताकि वो एक दूसरे के अंदर उनको गर्म करके सेट किया जा सकता है, कि गर्म करने पर जो रिम है वो पहिए पर चढ़ जाता है। ये देखो इसके ऊपर चढ़ाना होता है रिम, और जो इसका आकार बनाया जाता है वो क्या किया जाता है, इससे छोटा बनाया जाता है ताकि, और फिर गर्म करके इसको इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी, फिर चढ़ाने के बाद क्या करते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं। रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर फिर वो कस जाता है। पहले गर्म करके उसके ऊपर चढ़ा दिया, फिर उस पर ठंडा पानी डाल दिया, और वो ठंडा होकर सिकुड़ कर उसके ऊपर सेट हो जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं और कुछ समय के बाद वह उबलना शुरू हो जाता है, अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में क्या हो जाती है, घटनी शुरू हो जाती है। पानी को अपने लगातार गर्म करते रहेंगे तो वो भाप बनकर उड़ता रहेगा, उसकी जो मात्रा है वो बर्तन में क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। जल वाष्प ठंडा करने पर अपने द्रव जल में परिवर्तित हो। ये अपनी क्रिया अध्याय 5 में अपने पढ़ चुके हैं कि आप क्या करो,
पानी को गर्म कर दो। इसके नीचे बर्नर जलाकर पानी इसमें डाला हुआ है और इसको गर्म करके ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। वाष्प को आप इकट्ठा करके वापिस पुनः आप उसको पानी में परिवर्तित कर सकते हैं। यही कि हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघल जाती है तो वह किस में बदलती है? पानी में बदलती है। क्या इस जल को वापस बर्फ में बदला जा सकता है? अपने कि जल को वाष्प में और वाष्प को जल में, जल को बर्फ में और बर्फ को जल में एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये परिवर्तन जिनको एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, पुनः वही पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, तो वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कि जल वाष्प ठंडा करने पर देखो उसमें परिवर्तित हो जाती है। बर्फ को पिघलते हुए देखा है तो गर्म करने पर बर्फ पिघल जाती है तो वो किस में बदलती है? पानी में बदलती है। और क्या इस जल को वापस आप बर्फ में बदल सकती हो? अपने पानी को फ्रीजर में रखकर वापस बर्फ में बदल सकते हैं। जल वाष्प। तो इसके बाद देखो बूझों ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए काले रंग के पदार्थ को गर्म करते हैं। तो बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? कि काले पदार्थ को गर्म करने पर जो हुआ परिवर्तन हुआ है क्या उसे पुनः उत्क्रमित किया जा सकता है? कि जिससे वो प्राप्त हुआ क्या उसको पुनः उसमें परिवर्तित किया जा सकता है? तो उसे पुनः उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 क्या कहता है कि आप एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। क्रियाकलाप 7 क्या कहता है कि एक छोटी मोमबत्ती लेकर आप उसकी लंबाई स्केल से माप लें, फिर उसे जला दें और कुछ समय तक इसे जलने दें और बुझा के फिर आप उसकी लंबाई मापें। तो आप क्या देखते हैं कि जो मोमबत्ती की लंबाई पहले थी, जलने के बाद उसकी लंबाई में बढ़ेगी या घटेगी? उसकी लंबाई कम होगी, बढ़ेगी नहीं, उसकी लंबाई कम होगी। तो क्या फिर मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? मोमबत्ती जलने के बाद कम होगी और पुनः अपने उस मोम को इकट्ठा करके मोमबत्ती को अपने नहीं बना सकते, तो फिर उस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है कि मोम को गर्म करेंगे वो पिघल जाएगी और वापस वो ठंडा होने के बाद वो जम जाएगी उसी मोम में। तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। आप क्या देखते हैं कि जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। और धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं कि जो धूप बत्ती है वो जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये क्या करती है? कुछ राख गैस के रूप में, और हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते लेकिन अपने उनकी सुगंध के कारण अपने उनको महसूस कर सकते हैं। तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जो धूप बत्ती है वो जलने के बाद राख देती है, सुगंध देती है, उसको अपने उत्क्रमित नहीं कर सकते, वापिस उनको अपने कैसे भी करके उस धूप बत्ती को प्राप्त नहीं कर सकते, उस राख से उस सुगंध से अपने पुण्य उस धूप बत्ती को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस परिवर्तन को अपने उत्क्रमित नहीं कर सकते। इसी प्रकार माचिस की तीली में हुए परिवर्तन जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग में किया था, तो इसको भी अपने उत्क्रमित नहीं कर सकते। माचिस की तीली एक बार जल गई तो वापिस उसको अपने परिवर्तन के द्वारा पुनः जलने योग्य नहीं बना सकते। तो अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? तो अध्याय 4 में हम नमक को जल में घोला था। तो क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। नमक को जल में घोला था, आप क्या कर सकते हो? आप उसको गर्म करके वाष्प के रूप में जल को और फिर वापस बचे हुए नमक को आप प्राप्त कर सकते हो। तो अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलते हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। इसके बाद देखो पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है?
तो गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा आप मिलाइए और दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए आप रख देते हो। और शाम को जैसे रख देते हो, सुबह देखते हो तो कुछ ही घंटों में फिर वो दूध क्या होता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इन परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आप दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते। हमने देखा कि पदार्थ को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करने पर हमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमित किए जा सकते हैं। उत्क्रमित यानी कि पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारी चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके और इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके और एक परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। तो इनके बारे में विस्तार से अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपने इस चैप्टर में बस इतना ही सीखा कि जिन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सके वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और जिन परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सके वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जिन परिवर्तनों में नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है वे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, और जिन परिवर्तनों में हमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता वे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, वे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अपने उदाहरणों के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से परिवर्तन भौतिक हैं और कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका ये चैप्टर था जो छठा पूरा हुआ। धन्यवाद।